एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। आज हम प्रीक्योर में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एज प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग फास्ट एंड ओनली 157 days आर लेफ्ट, सो यू नीड टू एक्सिलरेट योर स्टडीज़। ठीक है, अगर आपने तैयारी आपकी थोड़ी स्लो चल रही है तो उसे तेज़ कीजिए। अगर आप फोकस कम कर रहे हैं प्रीलिम्स पे, तो वो भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड और यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, देन हैव अ प्लान कि इतने दिन के बाद मैं मेंस की तैयारी नहीं करूँगा, मैं ऑप्शनल को नहीं छूँगा एंड आई ओनली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिवली। मीनवाइल तब तक आप एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक टेस्ट दे सकते हैं। सो जस्ट हैव अ प्लान एंड जॉट इट डाउन ऑन पेपर। ठीक है, वो ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव पर्सपेक्टिव कि प्रीलिम्स है 157 days में एंड हाउ एम आई गोइंग टू अप्रोच दीज डेज, राइट। ओके, सो पहला जो हमारी खबर है वो है रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर्स इन हिमाचल प्रदेश। देखो, फॉरेस्ट फायर्स एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, और स्पेशली जब ड्राई वेदर कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जैसे मॉनसून्स के बाद, तो वो फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। अभी रिसेंटली भी कुल्लू में एक फॉरेस्ट फायर थी विच रेज्ड फॉर सेवरल डेज बिफोर इट वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। उसके अलावा शिमला और दूसरी पार्ट से भी ये आपको फॉरेस्ट फायर्स की न्यूज़ आती रहती है। इवन उत्तराखंड में भी इस दौरान, ड्राई पीरियड के दौरान, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स रहती हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें, देखो 2/3 जो एरिया है दैट इज़ लीगली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन कुछ इसका एरिया स्नो के अंडर रहता है, ग्लेशियर्स के अंडर रहता है, या अल्पाइन मेडोज है एंड इज़ अबव ट्री लाइन। तो जो इफ़ेक्टिव एरिया है वो 2/3 से घट के सिर्फ 28% रह जाता है। ठीक है, और इसमें भी चिरपाइन, देवदार, ओक, केल, दे आर कॉमन ट्रीज फाउंड हेयर। और जो चिरपाइन है ना, चिरपाइन देखो हिमालयन रीजन में नॉर्मली मिलता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेजिन, ठीक है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल और बाकी चीज़ें बनती हैं, तो ब्रिटिशर्स के दौरान ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। चिरपाइन की बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस हैं हिमाचल में, एंड इन फैक्ट इसको ना वन ऑफ द कॉजेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो चिरपाई नीडल्स है ना, इसमें नीडल्स होती हैं, ठीक है ना, दीज नीडल्स से ईजीली कैच फायर। ठीक है, और वो डिकम्पोज नहीं होती। तो उससे क्या होता है, जो नीचे की अंडर ग्रोथ है ना, मतलब डिकम्पोज तो होती है लेकिन बहुत स्लो रेट पे होती है, तो इसलिए जो नीचे का लेयर है वो भी मतलब उसकी भी अंडर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और रेजिन होता है बाक में, तो वो इजीली कैच कर लेता है फायर। तो ऐसे माना जाता है कि ना चिरपाइन के बहुत नुकसान है और उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, बट अगेन दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल बिट पर्सपेक्टिव अबाउट चिरपाइन ऑल्सो। ओके, हाउ फायर प्रोन आर दीज फॉरेस्ट। देखो, सिर्फ जब प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे मॉनसून्स में या विंटर्स में जो थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन होती है, उसके अलावा जो फॉरेस्ट है दे आर प्रोन टू वाइल्ड फायर्स। ठीक है, सो एक तरह से इट इज़ एन एनुअल फिनोमिनन एंड मोस्टली इट अकर्स इन चिरपाइन फॉरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो समर सीजन होता है वहाँ पे लो एंड मिडिल हिल्स ऑफ द स्टेट वेयर फॉरेस्ट ऑफ चिरपाइन, क्योंकि चिरपाइन आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, मीडियम हाइट पे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ड्राई सीजन होता है, लेट्स से मार्च और जून के बीच में ना, ये कोइंसाइड करता है शेडिंग ऑफ हाईली कंबस्टेबल नीडल्स ऑफ चिरपाइन। सो इस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। ठीक है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिरपाइन की ना जो बाक होती है वो काफ़ी थिक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड इट कैन स्प्रिंग बैक टू लाइफ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। बट हाँ, बाकी आसपास की आबादी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो एक जो रिकमेंडेशन ये भी आया था कि आप चिरपाइन के बीच में ना ब्रॉड लीव फॉरेस्ट ट्रीज भी लगा दो, ताकि आग फैले नहीं, क्योंकि चिरपाइन नीडल्स बहुत तेज़ी से आग फैला देते हैं। ठीक है, कॉजेज़ में देखो, नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं लेकिन मेनली ह्यूमन कॉजेज़ ही हैं। ठीक है, नेचुरल कॉजेज़ में होता है लाइटनिंग या रबिंग ऑफ ड्राई बैम्बूज विच ईच अदर, विच इज़ वेरी रेयर। ठीक है, लाइटनिंग भी बहुत रेयर है, लेकिन मेजर जो कॉज है वो ह्यूमन फैक्टर्स है। देखो, कभी कभी कोई लोग हु आर नॉट दैट अवेयर अबाउट कि उनका ये एक्शन फॉरेस्ट फायर कॉज करेगा, दे कैन ड्रॉप अ मैच स्टिक विच वॉज बर्निंग, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट, इट कैन कॉज अ मैसिव फायर, है ना। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे बहुत लोग ना जाते हैं और दे कुक फूड और दे वार्म देमसेल्व्स, दे सेट अप फायर। इफ दे लीव बिहाइंड द फायर, इट कैन डेवलप इनटू अ फॉरेस्ट फायर। उसके अलावा बहुत लोग फील्ड्स को क्लियर करने के लिए दे फायर समटाइम्स एंड इट स्प्रेड्स टू दी एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, वो अपनी फील्ड पे लगाते हैं
आग, लेकिन वो फैल जाती है। ठीक है, तो फ्यूल क्या है? देखो, ड्राई लीफ लिटर, ठीक है, उसके बाद कोई भी फॉलन ट्री लीव्स हो गई, वीड्स हो गई, डेड वुड पड़ी है, लिटर पड़ा है, रूट्स पड़ी हैं, पीट पड़ा है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, एंड कुछ प्लांट्स जो ऊपर हैं वो भी। नाउ हम हाउ मच डैमेज टू द फॉरेस्ट फायर कॉजेज? देखो, फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं टू द रीजनरेशन इन द फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्टिविटी। अब जो पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल ओक्स एंड डियोडास, दे आर मॉइस्चर लविंग, सो दे कैन नॉट सर्वाइव द फॉरेस्ट फायर। अब ये तो नेचुरल पेड़ हैं। अब ये क्या, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव, दे मे गिव राइज टू अदर स्पीशीज एंड एग्जॉटिक फीड्स। ठीक है, अब ये जो एग्जॉटिक वीड्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं एंड एक तरह से पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट कर सकते हैं ये, राइट। उसके अलावा जो एक्विफर्स हैं या फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। फायर वुड प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दे में डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी सॉइल की, पेड़ इतनी तेज़ी से नहीं ग्रो कर पाएंगे जितने वो पहले करते। एंड दे विल ऑल्सो एक्सपोज द टॉप सॉइल टू इरोजन। ठीक है, देन एग्स होते हैं कुछ प्लांट बर्ड्स के या एनिमल्स के, वो है ना, यंग एनिमल्स वो मर सकते हैं। ठीक है, कुछ अडल्ट एनिमल्स मर सकते हैं, दे में लीव देयर एरियाज। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो सकता है अगर आग फॉरेस्ट से निकल के ह्यूमन हैबिटेशंस में आ जाए। ठीक है, सो फॉरेस्ट फायर्स दे कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सेवरल करोड़ रुपीज ईच ईयर अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, सो अगर हम नंबर्स की भी बात करें ना, तो 1200 से 2500 फॉरेस्ट फायर हर साल रिपोर्ट होती हैं। सो यू कैन एक्चुअली सी कि कितना ज़्यादा है। सो आर दीज रीसेंट फॉरेस्ट फायर्स अनयूजुअल? तो नहीं, क्योंकि हर बार जब भी ड्राई स्पेल होगी, ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर्स होंगी ही होंगी। ठीक है, हाँ ये है, अगर आपके जो ड्राई वेदर कंडीशंस हैं वो बढ़ जाएं, है ना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो उसमें उससे आप लिंक कर सकते हो। सो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स? देखो, फॉरकास्टिंग फायर प्रोन डेज, राइट। उसके बाद क्लियरिंग कैंपिंग साइट्स ऑफ ड्राइड बायोमास, अर्ली बर्निंग ऑफ ड्राई लिटर। उसके बाद ना, जो फायर हार्डी प्लांट स्पीशीज़ होते हैं जो फायर को इतनी जल्दी कैच नहीं करते, उनके बीच में स्ट्रिप्स लगा दो ताकि ब्रेक्स मिल जाएं। ठीक है, उसके बाद अर्ली डिटेक्शन एंड क्विक एक्शन वंस द फायर स्टार्ट्स। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन और फायर कंट्रोल यूनिट होता है हर एक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसके अलावा ना, आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कुछ ह्यूमंस पे अगर हम बात करें, लोगों की बात करें, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी नोटिफाई किए थे, जैसे कि आप फायर नहीं लाइट कर सकते, एग्रीकल्चरल स्टबल नहीं कर सकते। ठीक है, और इनफ्लेमेबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज ड्राइड लीव्स एंड फायरवुड को नहीं रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें, उसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन भी करें जो कम्युनिटीज़ इन एंड अराउंड फॉरेस्ट रहती हैं विच आर प्रोन टू फायर, उनसे भी हमें काफ़ी मदद हो सकती है। एक तो वो जल्दी रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो फैले ना, एंड दे कैन देमसेल्व्स टेक सर्टेन मेजर्स के वो आग को, एटलीस्ट वो आग को इग्नाइट ना करें, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये काफ़ी छोटी खबर है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो 1960 में आई थी, इसके रूल्स वर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017। अब वो रूल्स कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट, एक जो ओनर है केटल का, अब सपोज कोई ओनर है, उसके खिलाफ केस चल रहा है कि उसने क्रूअल्टी करी अपने कैटल के साथ या जो भी किया एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसका कैटल को फोरफीट कर सकता है अकॉर्डिंग टू 2017 रूल्स। अभी केस डिसाइड भी नहीं हुआ है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड येट, ठीक है, अंडर दिस लेजिस्लेशन, लेकिन बिकॉज एक ट्रायल चल रहा है तो भी मैजिस्ट्रेट जो केटल का ओनर है उससे केटल को फोरफीट कर सकता है, उससे ले सकता है। ठीक है, ये 2017 के रूल्स कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने में ये पिटिशन डाली गई कि जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि वंस अ कैटल ओनर इज कन्विक्टेड, उसके बाद ही उसका जो एनिमल है उसको फोरफिट किया जा सकता है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपके रूल्स हैं
वो एक्ट के अलाइनमेंट में नहीं है और आप अपने जो रूल्स हैं 2017 के उनको चेंज करें, ठीक है, उनको एक्ट के साथ इन लाइन लेकर आए कि एक बार जब कन्विक्शन हो गया है कि उस एनिमल का क्रूअल्टी हुआ है उस एनिमल के साथ बाय द ओनर, देन ओनली शुड द एनिमल बी फोरफिटेड। इससे क्या हो रहा था, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, फार्मर्स और कैटल ट्रेडर्स हैं ना, दे वर बीइंग थ्रेटेंड कि तुम्हारे ऊपर फालतू का कुछ भी केस डाल देंगे और लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, कन्विक्ट होना ना होना तो बात की बात है और उनके एनिमल्स चले जाएंगे। तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों के साथ उनको थ्रेटन किया जा रहा था। सो इस वजह से एक पिटिशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल सही है आपकी पिटिशन, 2017 के रूल्स जो है वो गलत है और उनको चेंज करके देना चाहिए, ठीक है। सो ये है, like I said, the plea questions the constitutional validity of the Prevention of Cruelty to Animals, Care and Maintenance of Case Property Animals Rules 2017 and Regulation of Livestock Markets Rules 2017। इन दोनों रूल्स जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ ये मतलब कॉन्ट्रास्टिंग हैं ये, ठीक है। लाइक आई से दैट जो भी फार्मर्स और कैटल ट्रेडर्स थे दे वर बीइंग थ्रेटेंड, ठीक है। सो कोर्ट ने बोला कि इट वॉज कंसर्न अबाउट द एनिमल्स बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ओनर्स इवन व्हेन द लीगल प्रोसीडिंग्स वर ऑन, ठीक है। सो गवर्नमेंट को बोला गया है या तो आप चेंज कर दो रूल को, नहीं तो फिर इस पे स्टे लग जाएगा। सो तभी आप एक ओनर को डिप्राइव कर सकते हो ऑफ द ओनरशिप जब उसका कन्विक्शन हो जाए अंडर एनी ऑफेंस ऑफ दिस एक्ट, राइट। सो ये है, सो नॉट दैट डिफिकल्ट बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस evaluation report of 146 national parks and wildlife sanctuaries has been released by the Ministry of Environment। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह से ना आप जितने भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, वो कितनी कैसे उनकी मैनेजमेंट है उस पर ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो जो बेस्ट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, या फिर 5 कोस्टल एंड मेरीन पार्क्स हैं या टॉप 5 जूस हैं, उनको दे आर अवॉर्डेड एवरी ईयर, राइट। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मी रिपोर्ट। एंड द अदर थिंग इज़ कि इसमें ये भी बताया गया कि हमारे देश में 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, हमारे जो प्रोजेक्टेड एरियाज हैं, और 60% लेपर्ड पॉपुलेशन है। सो दैट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इट्स थ्राइविंग बायोडाइवर्सिटी, राइट। उसके बाद इस रिपोर्ट में बेसिकली जो वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उनको रैंक किया जाता है कि कौन सबसे अच्छा है और कौन किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस रिगार्डिंग, ठीक है। सो जो वेस्ट बंगाल का जल्दापारा नेशनल पार्क है और रायगंज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, हिमाचल की सैंज और तीर्थन और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज टॉप 5 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यूपी में है, और हरियाणा, असम और राजस्थान की 3 सेंचुरीज हैव बीन रैंक्ड एज बॉटम 5, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं विच आर कवरिंग इफेक्टिवली 5% ऑफ द टोटल बायोजियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। नाउ मी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ की tool for protected area managers and it is also used by governments and international bodies to understand the strength and weakness of the protected area management system, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई बेस्ट रैंक है तो वो क्या कर रहे हैं, बाकी जो प्रोटेक्टेड एरियाज है दे शुड ऑल्सो फॉलो दैट, राइट। And it is a document that provides valuable guidance on various aspects of wildlife and protected areas। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर मी ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैज़ ऑल्सो बीन prepared by Wildlife Institute of India and Ministry of Environment, ठीक है। ये जो असेसमेंट प्रोसेस है ये IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन से इंस्पायर्ड है, से अडॉप्ट करती है, ठीक है। जो हमारी मी है वो IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के जो मी है उससे अडॉप्ट करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखो इसको अगर आप समझो ना तो 30 हेडलाइन इंडिकेटर्स हैं विच आर डेवलप्ड अंडर 6 एलिमेंट्स ऑफ मी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हर एक हेडलाइन इंडिकेटर के 4 आंसर्स हैं, पुअर, फेयर, गुड एंड वेरी गुड। तो जो टोटल स्कोर होगा
वो वुड बी 300, ठीक है, बाय इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अब 300 में से जो भी स्कोर आएगा उसके परसेंटेज वाइज है कि ओवरऑल अगर 40% तक आप हैं तो वो पुअर कैटेगरी में आ जाओगे, और 75% से ऊपर हो तो आप वेरी गुड कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये है कि 30 हेडलाइन इंडिकेटर्स हैं, हर एक इंडिकेटर का 4 स्कोर है, तो आपका जो टोटल स्कोर होगा वो 300 से होगा। और उसके बाद अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, अप टू 40% अगर आपका स्कोर है तो आप पुअर कैटेगरी में हो, 75% से अबव है तो आप वेरी गुड में हो। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जूस फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया जा रहा है, और इसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उससे बियॉन्ड देखा जाएगा। ठीक है, जैसे एनिमल वेलफेयर को इंक्लूड किया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंस, तो ये सब चीज़ें भी मीजू में इंक्लूड की जाएंगी। इससे क्या होगा, इंडिया में जो जूस है उसके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स वुड बी डेवलप्ड, राइट? सो दिस इज रिगार्डिंग योर this news of me. Then next is forest loss hotspots bigger than Germany. अब WWF ने recently ये बताया है कि 43 million hectares of forest, which is an area which is bigger than the whole of Germany, has been lost in over a decade in just a handful of deforestation hotspots. ठीक है, तो फॉरेस्ट का लॉस है जो लास्ट 10 सालों में हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि वो जर्मनी के एरिया से भी बड़ा है, राइट? अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि just 29 sites across South America, Africa, and Southeast Asia were responsible for more than half of the global forest loss. और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ब्राज़ीलियन अमेजोन एंड सैराटो, तभी वो साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, बोलिवियन अमेजोन, पैराग्वे, अर्जेंटीना, मैडागास्कर, अलॉन्ग विथ सुमात्रा एंड बोर्नियो इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया वर अमंग द वर्स्ट इफेक्टेड। तो इस स्टडी से अगर आपने कुछ लेके जाना है टेक अवे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वी ऑल नो दैट फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। They are responsible for sucking up roughly a third of all the carbon pollution humans produce. तो जितनी भी हम पोल्यूशन करते हैं उसमें 1/3 जो है वो तो फॉरेस्ट ही सक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टुडेज एरिया में द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर रिकॉर्ड हाई, तब भी अगर हम फॉरेस्ट काट रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। उसके बाद ये जो स्टडी है ये WWF ने निकाली है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज कंजर्वेशन इज कंसर्न्ड, एस्टैब्लिश्ड इन 1961, हेड क्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। मिशन क्या है? कंजर्व करना नेचर को, और थ्रेट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को या अर्थ पे उनको कम करना। इसके लिए अगर आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि WWF जो है इसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताइए, जो ये एनुअल रिपोर्ट्स निकालता है उसका नाम बताइए मुझे कमेंट्स में। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सीवीड्स। देखो सीवीड्स भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। सीवीड्स होते क्या हैं? दे आर बेसिकली मेरीन एल्गे, एल्गे जो मेरीन है, ठीक है, और इनको ना प्रिमिटिव कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी प्रिमिटिव है बिकॉज दे डोंट हैव रूट, दे डोंट हैव स्टेम और लीव्स लाइक प्लांट्स। ठीक है, ये इसी फॉर्म में होते हैं, इसको थैलॉइड कहा जाता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरीन इकोसिस्टम्स में। उसके अलावा मेरीन इकोसिस्टम में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? अगेन फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, एल्गे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंड आयरन एंड कैल्शियम। अब these seaweeds they form dense underwater forests which are known as kelps, ठीक है, और ये अंडर वाटर नर्सरीज एक्ट करती हैं फॉर फिश, स्नेल्स एंड सी अर्चन्स। देन दी हर्बीवोरस मेरीन एनिमल्स ऑल्सो फीड ऑन इट्स थैलस। ठीक है, ये जो थैलस है इस पे मेरीन एनिमल्स भी फीड करते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये तो गए इसके मेरीन इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, राइट? अब देखो दे डिराइव न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, एल्गे है। अब ये क्या करता है? दे रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, some nutrients found in large water bodies are toxic to the marine life and can even kill. सो बेसिकली ये सीवीड्स क्या करते हैं, इन जो टॉक्सिन्स हैं इनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी जब वेस्ट प्रोड्यूस होता है
तो इनकी ना ब्लूमिंग हो जाती है. सो दे अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ टॉक्सिक मेटल्स, टॉक्सिक minerals from the surrounding environment and they prevent damage. Heavy metals जो है वो भी they are trapped and removed by seaweeds. ठीक है. उसके बाद ये organic nutrients तो provide करते ही हैं which are important for the other marine life forms. Then they are responsible for removing carbon dioxide. ठीक है. 53 billion tons of carbon dioxide ये हर साल remove करते हैं. तो अगर एक प्रपोजल भी है कि हम ओशन एफॉरेस्टेशन भी करें, हम सी फीड को फार्म करें ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें. ठीक है. देन दे कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड दे कैन ऑल्सो इंक्रीज फिश प्रोडक्शन. ठीक है. और अगर हम केटल को सीवीड देते हैं ना तो उससे भी जो मिथेन इमिशन है वो कम हो जाती है एंड दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. उसके बाद बीच इरोजन को प्रिवेंट करते हैं इफ़ दे आर बuried इन बीच ड्यून्स. दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स. ठीक है. गल्फ ऑफ द सदर्न गल्फ ऑफ मनार, रॉकी, इंटरटाइडल एंड लोअर इंटरटाइडल रीजन्स मेंटेन रिच पॉपुलेशंस ऑफ सेवरल सीवीड स्पीशीज. ठीक है. अब ना ये जो पार्ट है सारा, ये एक तरह से आपको ना मेंस में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ सीवीड्स बताओ. और आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग ड्यू, ये आएगा, जल्दी ही आएगा. लेकिन ना सीवीड्स का एक नुकसान भी है कि कुछ रेयर स्पीशीज़ होती हैं, कोरल रीफ्स को डैमेज करती हैं ये. ठीक है. मोस्टली एग्जॉटिक रहती हैं ये, जैसे कि पेप्सिकोना इज़ एक्चुअली cultivating Capaphycus alvarezi. It is in seaweed and it is cultivated और ये थ्रेट कर रहा है कोरल रीफ्स को. ठीक है. दे काइंड ऑफ स्मॉदर द कोरल रीफ्स एंड दे कैन किल देम. So in 2005, a government orders was issued restricting the cultivation of exotic species only to sea waters north of Pork Bay and south of Thoothukudi coast. ठीक है. सो तब से वो मैनुअल रिमूवल भी कर रहे हैं सीवीड्स की ताकि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है. So that is very important. And the other part is the conservation status of seaweeds is yet to be evaluated by the IUCN. Right? Okay, then next is India collected just 3% of the e-waste generated in 2018 and 10% in 2019. India is one of the largest producers of e-waste. ठीक है. दैट इज़ गिवन. और वो जो ई वेस्ट हम जनरेट करेंगे वो बढ़ेगा ही क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स नए आते रहते हैं एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द इन्वायरमेंट पीपल जस्ट चेंज देम. राइट. सो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल दैट वेज. बट इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है तो ई वेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. इवन इफ़ वी डिस्काउंट द अदर ई वेस्ट, मोबाइल का ही जो ई वेस्ट है बहुत ज़्यादा है. तो अब कैसे कर सकते हैं इसको मैनेज करना ज़रूरी है. कलेक्शन करो, प्रॉपर डिस्पोजल करो, रिसाइकिल करो, है ना. लेकिन इंडिया में क्या है, 2018 में सिर्फ 3% वेस्ट कलेक्ट किया गया था. 2019 में थोड़ी सी बेटर थी वो फिगर. 2019 में द फिगर वॉज 10%. इट इज़ स्लाइट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द 3% बट वेरी लेस. सो ये हमारी CPCB की रिपोर्ट ने हमें बताया है. अगर हम ई वेस्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बीइंग थ्रोन अवे, इसमें मॉनिटर्स, मदरबोर्ड्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स, हेडफोन्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, सो ऑन. अब देखो इंडिया ना हर साल 2 मिलियन टन्स पर एनम ई वेस्ट जनरेट करता है जिसमें से 12% टेलीकॉम इक्विपमेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया. सिर्फ 4.38 लाख TP टन्स पर एनम इज़ रिसाइकल्ड. क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रा नहीं है और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी नहीं है. सबसे ज़्यादा ई वेस्ट हमारे देश में महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फॉलोड बाय यूपी. And like I said, the chemicals are not only harmful for the environment but causes public health issues as well. Now, why is e-waste a problem? इतना क्यों प्रॉब्लमैटिक है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, इसलिए ई वेस्ट प्रॉब्लमैटिक है. उसके बाद हजार्डस मटेरियल से बना होता है. then products are getting obsolete very soon and they are being discarded. then they are difficult to recycle. आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट बहुत बुरी है ऑफ द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि वो मोस्टली लैंडफिल्स में जाता है और जो रिसाइकलर्स हैं ना वो भी रिसाइकल नहीं करते, वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं. राइट.
उसके बाद अगर हम ई वेस्ट और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो ई वेस्ट में आते हैं, और इसमें भी देखो मोस्टली ना कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है, ये इन्वायरमेंट में होंगे तो कैंसर कॉज करेंगे। ठीक है, इट कैन रिजल्ट टू स्मॉल थिंग्स लाइक माउथ, टीथ एंड गम डैमेज, थायराइड डैमेज, टू सीजर्स, ठीक है, टू कैंसर्स, टू पैरालिसिस, ऑल ऑफ दैट। देखो अब ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है। इंडिया ने 7 लाख टन ई वेस्ट 2017 में जनरेट किया था, वो 7,71,000 हो गया 2019-20 में, और अभी 10 लाख क्रॉस कर जाएगा, 32% राइज है। ई वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आती हैं जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में लिस्टेड है, इनमें ये सब चीज़ें आती हैं, मोबाइल फ़ोन्स, मदरबोर्ड्स, हेडफोन्स। ठीक है, अब देखो जो कलेक्शन टारगेट्स थे बेस्ड ऑन द रूल्स, दे वर 35,000 एंड 1,54,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन दो अब ये टारगेट से भी ऑलमोस्ट कम ही हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल, अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और 2016 की बात करें ना, तो जो प्रोड्यूसर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ EPR, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लाइन ऑफ विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो ये है, तो 1600 प्रोड्यूसर्स थे अप्रॉक्सीमेटली जिन्होंने EPR ऑथराइजेशन ली, और 312 dismantlers या recyclers were also authorized with the capacity of processing 7,82,000 ton of e-waste every year। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम प्रोसेस किया, एंड CPCB ने बहुत सारे नोटिस भी जारी किए हैं, और मतलब कुछ भी जैसे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने नॉन कंप्लाई किया या EPR ऑथराइजेशन नहीं ली है ना, या मतलब उसको यूज़ नहीं किया, तो CPCB ने बोला हम आपको कैंसिल भी कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, and we need to increase that. It also recognizes the role of state pollution control boards and pollution control committees in mitigating this gap, and asks them to revise the capacity of such units following CPCB guidelines। जो rules है ना उनकी जो गैप मतलब जो जो मिनिमम, जैसे डिसमैंटलर्स हैं, रूल कहता है कि दे शुड हैव अ स्पेस ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स, है ना, लेकिन ये बहुत कम है, दिस इज़ वेरी लेस। ठीक है, सो डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, and it should be increased over a period of time, right? That is very important. So this was regarding your Precure today. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स पे लिखिए, और हम मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।